दिव्य सज्जनों, अब समय है जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का आज का पूरे दिन का जो आयोजन है, जिसमें तमाम विषयों को लेकर बातचीत होगी। लक्ष्य हमारा यही है कि भारत जब 100 वर्षों के अपने स्वतंत्र भारत जो है 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा हो, तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उसकी प्रतिष्ठा हो, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वप्न है और जिसके लिए वो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे अपने समर्पण से, निष्ठा से और मेहनत से। हम सबके उसमें भूमिका है और इसीलिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच आपस की ये चर्चा है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इस पूरे आयोजन के पीछे जो सोच है और जो लीडरशिप है, प्रणव पखर जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब से उन्होंने पढ़ाई की है। राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना है, एक ऊर्जा है और उसी को दृष्टि में रखकर मीडिया के क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और उन्हीं का ये विजन इस रूप में साकार हो रहा है, जो विजन अमृतकाल का है, विजन भारत 2047 का है। और उसी की शुरुआत हम चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष करने जा रहे हैं। और इसलिए इस आयोजन में मैं निवेदन करूंगा, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आदरणीय श्याम जाजू जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे। प्रणव पखर जी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आएँ और इस मंच की गरिमा तो बढ़ेगी, आज उन्हें सुनने का और आज उनके हिसाब से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। निवेदन श्याम जाजू जी से कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अंजन रे, फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आएँ कृपया और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सुभाष गोयल जी, चेयरमैन स्टिक ट्रैवल ग्रुप, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। और विनीत नाहटा, पावर गिल्ट जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी मंच पर आएँ और स्थान ग्रहण करें। और प्रणव पखर, निवेदन उनसे कि आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि इस सेशन को मॉडरेट करने का दायित्व भी प्रणव पखर जी का ही है। और विनीत नाहटा जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, विनीत जी आइए प्लीज़। और इस क्रम में आइए इन अतिथियों का, विभूतियों का, जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं, विनीत नाहटा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय श्याम जाजू जी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन करें। रुद्राक्ष का प्लांट पर्यावरण हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती, नई नहीं बल्कि पुरानी, लेकिन नए नए रूप में नई चुनौतियां पैदा होती हैं पर्यावरण को लेकर। और इसीलिए एक जागरूकता का स्वर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें इस भूमिका को निभाते हुए उसके प्रति अपनी संवेदनाओं को हम प्रकट कर रहे हैं। और करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से आदरणीय श्याम जाजू जी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। और विनीत नाहटा जी हम सबकी तरफ से उसे कर रहे हैं। विवेक यादव जी हैं, रुद्राक्ष मैन के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उनसे डॉक्टर अंजन रे साहब को, डॉक्टर अंजन रे साहब को भी ये प्लांट रुद्राक्ष का भेंट करेंगे। विवेक यादव जी, जो रुद्राक्ष की उपयोगिता चूंकि कितनी है ये हम सब जानते हैं और इसीलिए इस वृक्ष की, इस पौधे की प्रचार प्रसार में भी वे लगातार तत्पर रहते हैं। बूथ फाउंडेशन जो है हमारा स्पॉन्सर्स में से एक है और बूथ फाउंडेशन की तरफ से मैं निवेदन करूंगा रवि कुमार जी से कि वो आए और सुभाष गोयल जी को, जो कि चेयरमैन हैं स्टिक ट्रैवल ग्रुप के, उनका यहाँ पर अभिनंदन करें, उन्हें भी प्लांट भेंट करके उनका स्वागत करें। रवि कुमार जी, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बूथ फाउंडेशन की तरफ से रवि कुमार जी, सुभाष गोयल जी जो कि चेयरमैन है स्टिक ट्रैवल ग्रुप के, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं विवेक यादव जी से पुनः निवेदन करूंगा, हमारे रुद्राक्ष मैन, कि यहाँ इस मंच पर विराजमान राजकुमार भदौरिया जी को भी प्लांट भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत इन सभी विभूतियों का। और देवियों सज्जनों, उस विभूति को, उस पर्सनालिटी को आपके सामने मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्होंने देश के यानी राष्ट्र प्रथम के संकल्प में विकसित भारत का जो स्वरूप क्या होगा 2047 में और किस रूप में हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य तो निर्धारित है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के रोड मैप की और एक्शन प्लान की जरूरत है और किस किस रूप में हम नागरिक के रूप में, समाज के रूप में, संस्थान के रूप में, राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इन तमाम पक्षों को और विषयों को लेकर चर्चा करने का जो एक संकल्प प्रणव पखर जी ने तय किया और विजन टीवी वर्ल्ड की तरफ से उसे इस रूप में आपके सामने हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं सभी स्पॉन्सर्स के माध्यम से, सहयोग से। तो आइए करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से, क्योंकि इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए भी मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री प्रणव पखर, हमारे प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ विजन टीवी वर्ल्ड, आइए प्लीज वेलकम कीजिए प्रणव पखर जी को। और रवि जी से मैं निवेदन करूंगा, यादव जी, हमारे रुद्राक्ष मैन विवेक यादव जी, कि प्रणव पखर को भी, प्रणव जी को भी एक
प्लांट जो है इस मौके पर भेंट करें रुद्राक्ष का, और उसके बाद आज की इन चर्चाओं की शुरुआत हम करेंगे, जिसको सुनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी और स्वागत भी प्रणव प्रखर जी का, प्रेसिडेंट एंड एडिटर इन चीफ विजन टीवी वर्ल्ड, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रणव जी से कि वे इस सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि लगातार मीडिया में तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की कवरेज करते हुए मीडिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया की जिम्मेदारी राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपने आप को किस रूप में हम सक्रिय और समर्पित कर सकते हैं, वो सोच भी उनके अंदर है। उसी सोच के साथ प्रणव प्रखर जी और सभी हमारे पैनलिस्ट। Thank you, Janendra ji. You have been very kind and very supportive. And it is also important because this program is nothing to do with Pranab and not to do with Vision Television. हमारा ध्येय है विजन अमृतकाल भारत का 2047. Why we need 2047 as a landmark? Our Prime Minister has talked about it. Because unless and until you have a long-term vision, you have a tunnel vision, you plan accordingly, you cannot move up the ladder. And that is very important. और इसी वजह को, इसी थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने विजन अमृतकाल भारत का एक कॉन्सेप्ट सोचा। और ये बहुत स्ट्रेंज है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग का एडवाइस है, गाइडेंस है। मेरे 3 एडवाइज़र हैं। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दूं। आज हमारे साथ राजकुमार भदौरिया जी हैं, ये मेरे एडवाइज़र हैं, मार्गदर्शक हैं। और 2 और एडवाइज़र हैं, आनंद साहू जी, जो कि असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के साथ काम करते हैं। आनंद साहू जी हमारे एडवाइज़र हैं। और हमारे एक और एडवाइज़र हैं गौरव गुप्ता जी। जब हमने तीनों से एक बार इस ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, इंडिविजुअली भी, ग्रुप में भी, तो हमें लगा कि एक बहुत पॉजिटिव इनपुट मिला। लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे बस का नहीं था। मैं बहुत छोटे से 40-50 लोगों के गैदरिंग में करना चाहता था, अपने मीडिया दोस्तों के लिए करना चाहता था, उनके साथ करना चाहता था, क्योंकि मेरे मीडिया दोस्त, हमारे सारे मीडिया दोस्त जितने थे, हमने एक ट्रेन की तरह हमने काम किया है। कोरोना में कैसे मीडिया के हमारे मित्रों ने काम किया, दिस इज़ अनबिलीवेबल। व्हेन आई वाज ऑल अलोन ट्रैवलिंग फ्रॉम माय हाउस इन सबर्ब्स ऑफ दिल्ली टू द सेंटर ऑफ दिल्ली, 15 मिनट 17 मिनट में मैं पहुंचता था और पूरा दुनिया शांत था, पानी तक पिलाने के लिए, और पानी तक मुहैया तक नहीं होता था। तब मैंने सोचा कि हमारे मीडिया के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उनको भी भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया, उसको आगे बढ़ाएं। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल माई स्पॉन्सर्स एंड इंक्लूडिंग विनीत नाहता जी फ्रॉम पावर गिल्ड. He has believed in me, and that is something I just don't have words to say thank you to Vineet ji, and also all the sponsors who have come. हमारा ये जो sponsors हैं, उनमें most of them have eagerly and individually contributed to the welfare for the success of this program. हमारे साथ वृंदा जी भी आ गई हैं। मैं वृंदा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ, और हमारे एंकर जैनेन जी से कहूँगा कि वृंदा जी भी आ गई हैं, उनका भी सम्मान पहले हो जाए, तो फिर आगे की बात हम ले जाएं। मैं बता दूं, वृंदा जी संत ईश्वर फाउंडेशन की सेक्रेटरी हैं, और ये संत ईश्वर फाउंडेशन के बारे में हम वृंदा जी से ही खुद पूछेंगे, तो शायद और ज़्यादा इसमें आपको समझ भी आएगी। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है, स्मॉल स्टेप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन बिग स्टेप्स दैट वी टेक। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन छोटे छोटे वादे और छोटे छोटे स्टेप्स ही वो न्यूक्लियस हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। विनीत नाहटा जी यदि हैं तो आए और वृंदा जी का सम्मान करें। संत ईश्वर फाउंडेशन जो समाज के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए काम करती है, आज उनकी उपस्थिति हम सबके बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इन चर्चाओं में तमाम अलग अलग आयामों को जो हम लेकर आपके सामने आएंगे बारी बारी से, उसमें आपका योगदान और आपका चिंतन जो है हम सबके लिए बहुत प्रेरक होगा, ये विश्वास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणव जी, आज के मुख्य अतिथि श्याम जाजू जी हैं। मैं पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप 2 शब्द बताएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा है
विजन अमृतकाल भारत का जो हम इस प्रोग्राम का एक थीम बना के रखे हैं, व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत एंड व्हाट इज़ विजन अमृतकाल का। अमृतकाल का जो संदर्भ है वो अब आज से 24.5 साल का अब डिस्टेंस हमारा बचा है। 24 साल हमें कैसे पाथवे होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये कहूँगा श्याम जाजू जी, आपकी पार्टी एक समय में 2 सीट पे थी और आज 302 पे है। तो वो विजन जो आपने पॉलिटिक्स में बनाया, क्योंकि ये मेरा मानना है कि वन शुड हैव होल ऑल राउंड अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड द हाउ द सोशल फैब्रिक ऑफ द सिस्टम इज वर्किंग। पॉलिटिशियन, हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लीडर और जो हमारे नेतृत्व हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। हम शायद पॉलिटिक्स को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं जितना हम और लोगों को और विधाओं को लेते हैं और प्रोफेशंस को लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है यदि आप पॉलिटिक्स को नहीं समझते, पॉलिटिक्सियन जो सारी ज़िंदगी लगे होते हैं, दशकों अपनी सेवा देते हैं और तब जाके देश आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्याम जाजू जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आत्मनिर्भर भारत और दूसरा हम जो कहना चाहते हैं कि विजन अमृतकाल का, इस पे 2 अपने शब्द व्यक्त करें। विजन टीवी वर्ल्ड के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, मुझे यहाँ पर निमंत्रित करने वाले और हमारे पुराने मित्र प्रणव प्रखर जी, और इस सभागार में इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अटेंड करने के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम विजन टीवी वर्ल्ड का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस अमृतकाल की कल्पना की है, 2047 का जो विजन सामने रखा है और पूरे देश को प्रेरित किया है उस ओर सोचने का, उस ओर जाने का, उसमें अपनी सहभागिता कर कर प्रधानमंत्री मोदी जी के एजेंडे को और देश के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम विजन टीवी इंडिया वर्ल्ड कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कोई भी देश बगैर विजन के कोई एक्शन चल नहीं सकती और बगैर विजन की चल नहीं सकती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमृतकाल की बात करते हैं, 2047 का विजन रखते हैं, आज़ादी के बाद अमृत वर्ष मनाते हैं, तो पूरे देश को गाइडेंस देते हुए, देश को एक नेतृत्व देते हुए, देश का कर्तृत्व किस दिशा में आगे ले जाना है, इसका बहुत अच्छा रोड मैप उनके सामने है। और उनका कार्यकाल जब से 2014 में वो आए हैं, उन्होंने एक बात तो प्रूव की है, हर आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर कर देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। और इसलिए आज पूरे विश्व में भारत की इमेज एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को 72% लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है और उनको सर्टिफाइड किया है। ये उन्होंने अपने काम से ये मेटल प्रूव किया है। अभी अभी कोरोना कार्यकाल से हम बाहर आए। कोरोना के शुरुआत में लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत इतना बड़ा देश है, लोक संख्या इतनी बड़ी है, इनके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, देश देहातों में बसता है, अज्ञानी अनपढ़ लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो साक्षर नहीं है, और ये इस देश का क्या होगा। ऐसा होते हुए भी ये चैलेंज को हाथ में लेकर पूरे वर्ल्ड में हमने ये स्थापित कर दिया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन बनाने का हमने बनाया, हमने मास्क हमने एक्सपोर्ट किए और पूरे देश को सबसे इफेक्टिव और सबसे एफिशिएंट और सस्ता वैक्सीन देने का भी काम हमने किया। पूरे इतनी बड़ी आबादी को 1 रुपया भी ना लेते हुए वैक्सीन देकर आज जो हम कोरोना मुक्त हुए हैं और आज इस सभागार में भी बगैर मास्क बैठ रहे हैं, इसका श्रेय मोदी जी को है। अपने देश को तो बचाया, इसके साथ साथ जो आवश्यक मेडिसिन की आवश्यकता हमारे देश की थी उतना रखकर बाकी पूरे विश्व में भी अपने खर्चे से मेडिसिन देकर और उसका 1 रुपया भी ना चार्ज कर कर एक बता दिया कि ये देश का नेचर है, ये हमारा कल्चर है, हम इसको मदद करते हैं और अपना मेटल हमने प्रूव कर दिया। मोदी जी के कार्यकाल के लिए बोलने के लिए तो
इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किस किस डायमेंशन से ये देश आगे बढ़ रहा है, टाइम कम पड़ेगा, इतने काम इस कार्यकाल में हो रहे हैं। ये सही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ देश में आईआईटी, एम्स और आईआईएम की भी निर्मित इसी कार्यकाल में हो रही है। लॉकडाउन किया पर उसके साथ साथ कितने करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम इस कार्यकाल में हो रहा है। उसी कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर पूरे विश्व को बता दिया और आज हमारे इर्द गिर्द के सभी देशों की इकोनॉमी डामाडोल होते हुए भी भारत अपने जगह पे स्टेबल है, स्थिर है और एक टाइम 10वें 11वें नंबर पर जो इकोनॉमी थी 2014 में, आज 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी आ गई है। अपने आप में यह बताता है। ताली बजवाई पर उसके साथ साथ वैक्सीन देने का भी काम इन्होंने किया। मोमबत्ती जलाने के लिए काम किया पर 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जो विश्व का सबसे ज्यादा विजिटिंग का स्पॉट हो गया है। उसके साथ वॉर मेमोरियल बनाने का भी श्रेय इसी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। नया संसद भवन बनाकर एक आजाद देश की एक इमेज और आजाद देश का मैसेज देने का काम इसी मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। रोहिंग्याओं को भगाने का काम हो रहा है, उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को बसाने का भी काम इसी कार्यकाल में हो रहा है। राफेल की खरीदी की पर उसके साथ साथ ब्रह्मोस को भी एक्सपोर्ट करने का काम, ब्रह्मोस बेचने का भी काम इसी कार्यकाल में जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें लेके जा रहा है। टोल टैक्स वसूली हो रही है पर उसके साथ साथ 14 लेन हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे, पूरे देश का रोड का इतना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कभी नहीं हुआ था। इतना बड़ा काम इस कार्यकाल में हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं पर उसी पेट्रोल डीजल पर इस देश पर 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ जो लोन था वो लोन चुकाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। फ्यूल रिजर्व आज हमारा देश का सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अटल टनल इसी कार्यकाल में बनता है। बोगी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में जितना हुआ है हम सोच नहीं सकते। 7 करोड़ गरीबों को गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम, उनके घर में धुएं से उनको बचाने का काम इसी कार्यकाल में होता है। स्वच्छ भारत मिशन की बात केवल होती नहीं है, 12 करोड़ लोगों के घरों में इज्जत घर बनाकर आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसे घरों की संख्या थी कि जो अपना शौचालय बना नहीं सकते, उनको सरकारी तरफ से टॉयलेट बनाने का काम इसी सरकार में हुआ है। सीए, एनआरबी, सीएबी, इसके साथ साथ विस्थापितों को भी भारत में बसाने का काम इस कार्यकाल में हुआ है। चाइना को किस प्रकार से हमने जवाब दिया हम सबको मालूम है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये केवल नारे नहीं रहे, उसका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन इसी कार्यकाल में हो रहा है। नोटबंदी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट में नई क्रांति लाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। आज सौर ऊर्जा में पूरे विश्व में 2 नंबर का स्थान भारत ने जो प्राप्त किया वो एक रात में तैयार नहीं हुआ है। चाइना के एप्स जब बंद किए तो स्वदेशी सैटेलाइट का भी चैनल लॉन्च कर उसको भी हमने एस्टेब्लिश किया है। चाइना और पाकिस्तान हमें कैसे आग दिखाते थे हमें मालूम है, उनको डोकलाम और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का काम इसमें हुआ है। तो केवल सेलिब्रेशन करना, इवेंट करना, यह मोदी जी की कल्पना नहीं है। देश केवल एक 10-5 उद्योगपति बहुत बड़े अरबपति हो जाए इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश का सामान्य आदमी, बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका जब तक बढ़ेगा नहीं, उसका इनकम बढ़ेगा नहीं, देश आगे नहीं जाएगा। पर कैपिटल इनकम बढ़ाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने की आवश्यकता है, वो मोदी जी ने करके दिखाया। और सरकार तो पॉलिसी बनाती है, आज वे विजन इंडिया अपना काम कर रही है, पर ऐसे लोगों को भी इस काम में प्रेरणा देकर शामिल करने का काम यह मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए इन सब बातों में आप साधारण आंकड़े के विषय में ध्यान रखेंगे तो मोदी जी जब आए 2014 में मनरेगा का बजट था 33,000 करोड़। आज उसी मनरेगा पर
जिसमें सामान्य आदमी को रोजगार की व्यवस्था की है। 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस सरकार ने किया है। हथियारों की खरीदी बंद कर इस देश में हमारे हथियार बनने चाहिए और वो आत्मनिर्भर भारत की हमारी कल्पना है। इस प्रकार का ये काम, ये विजन जो मोदी जी रखकर काम कर रहे हैं, इसलिए इस अमृतकाल का एक नया अर्थ जनता को भी प्राप्त हुआ है। जनता इसमें शामिल हो रही है। जब तक सरकार के काम को और निर्णयों को जनता सहभाग नहीं देगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस अमृतकाल का और 2047 का विजन जो मोदी जी ने रखा है, पूरे देश की जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, प्रमोट कर रही है और पूरे विश्व में हमारा एक स्थान बना है। पुनश्च एक बार विजन इंडिया को, प्रणव प्रखर जी को धन्यवाद देते हुए, एक अच्छे उपक्रम का उन्होंने आयोजन किया और उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय श्याम जाजू जी का। ये हमारा पहला सत्र एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें मूल बातें क्या हैं, क्या क्या हो सकती है, चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या होना चाहिए, इन विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं संक्षेप में, क्योंकि अलग अलग जो सेशंस हैं उसमें अलग अलग विषय जो हैं, चाहे वो रक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, आत्मनिर्भरता से जुड़ा हो, इन सब पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे डिटेल में उस फील्ड के लोगों से। इसलिए निवेदन मैं करूंगा, प्रणव जी अगले वक्ता को बुलाएं, उससे पहले ये मैं जानकारी भी आप सबको दे दूं कि बड़ी खुशी की बात है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन भी, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस कार्यक्रम में। और अगले वक्ताओं से निवेदन ये ज़रूर करूंगा कि 3 से 5 मिनट के बीच में अपनी बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है और उसके बाद हम विस्तार से थोड़ी चर्चाएं करेंगे। प्रणव प्रखर जी। भारतीय सभ्यता में नारी शक्ति की पूजा और नारी शक्ति का जो एक विचार है भारतीय सभ्यता में, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव फैमिली सिर्फ भारतीय सभ्यता में ही इसकी अहमियत पूरी दुनिया को समझाई जा रही है, समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। सनातन धर्म ज़रूर अपना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फैमिली न्यूक्लियस यूनिट में पूरी दुनिया में गया, देखा, सीखा, समझा और एनालाइज किया एज ए जर्नलिस्ट, फैमिली वैल्यू और फैमिली के बारे में शायद लोग हिंदुस्तान में रह करके उसकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आइडिया तो ये था कि वृंदा जी को मैं सबसे पहले बुलाऊं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नारी शक्ति से यदि पोषित होता है, आशीर्वाद मिलता है, तो वो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत, यदि हिंदुस्तान है, यदि एमएसएमई है, तो मैं उसको मानता हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फैब्रिक है समाज को बनाने का। और हमेशा ये मेरा मानना है, छोटा से छोटा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारे पीछे आप एग्जीबिशंस में भी देखेंगे, बूंद फाउंडेशन है, क्या करती है? नमामि गंगे है, वो क्या करती है? एक पापड़ बनाने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो क्या करती है? या जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स के अलावा भी हमने ये कोशिश किया कि उन लोगों को जगह दें, उन लोगों को सेवा दें, और हमने कुछ उनसे पैसे भी नहीं लिया जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट वी वैल्यू एंड व्हाट वी थिंक दैट सोसाइटी को यदि बनाना है, समाज के न्यूक्लियस को मजबूत करना है, तो इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई रिक्वेस्ट वृंदा खन्ना जी, सी इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ए संत ईश्वर फाउंडेशन। मेरा एज ए जर्नलिस्ट क्रिटिक होता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि संत ईश्वर फाउंडेशन को हमने कवर किया पिछले दो अंकों में। मैं वृंदा खन्ना जी से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा व्हाट इंस्पायर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। कपिल खन्ना जी ने जो एक थॉट प्रोसेस माता पिता के लिए रखा था, मैंने एक दिन पूछा कि मुझे तो संत और ईश्वर में समझ ही नहीं आता, नाम कैसे है सर, इसमें कुछ आगे जोड़ दीजिए, पीछे जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है, मेरे माता पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। एंड दैट वाज सो टचिंग एंड इट वाज लाइक ए वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी व्हेन ही सेड दैट। आई थॉट दैट इट इज़ ओनली कोई नाम है, बट देन उसमें गूढ़ ये था कि माँ पिता को श्रद्धांजलि, माँ पिता का आशीर्वाद। मैं वृंदा जी से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कपिल खन्ना जी की सुपुत्री हैं वृंदा खन्ना जी, अब संत ईश्वर फाउंडेशन के बारे में बताएं। और आप लोगों ने बहुत चैरिटी वर्क किया, उसके इट इज़ नॉट, हिंदुस्तान के समाज में हम कहते हैं कि हम जो चैरिटी करते हैं बाएं हाथ को दाएं हाथ का पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आज 21वीं सदी है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे। ये अपनी ज़ुबानी बोलने की बात नहीं है, ये आप लोगों को प्रेरणा करते हैं। वी ऑल शुड मोटिवेट, इफ नॉट everybody on this planet, at least one person, and that will be great. Vrinda Khanna ji, please welcome. Thank you for coming at a short notice. I only called her last afternoon. नस्ति मात्र समा छाया, नस्ति मात्र समा गति, नस्ति मात्र समा त्राणम, नस्ति मात्र समा प्रभा। सभी को नमस्कार। आज विजन टीवी के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ साथ आने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं प्रखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मंच पर बैठे सभी सम्मान्य हमारे अतिथिगण और यहाँ पे आए हुए सब लोग, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जिस श्लोक से शुरू किया उसका मतलब है कि माँ के समान कोई छाया नहीं होती है, माँ के समान कोई आश्रय नहीं होता है, माँ के समान कोई सुरक्षा नहीं होती है, और शायद विश्व में माँ के समान कोई जीवन दाता नहीं होता है। वैसे तो भारत में हर रोज़ ही हम मदर्स डे मनाते हैं, बट क्योंकि कल इंटरनेशनल मदर्स डे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस श्लोक से शुरू करें। हमारा जो पहला गुरु होता है या हमारा जो पहला मार्गदर्शक होता है जीवन में, वो हमारी माँ ही होती है। किसी से भी पूछ लीजिए, आप अलग अलग नाम ले लेंगे, लेकिन अगर किसी एक का लेना हो तो सबके मुँह से माँ का ही नाम निकलता है। मैंने जब अपना कार्य शुरू किया तो मुझे भी प्रेरणा मेरी माँ से मिली, बट मेरी माँ से ज़्यादा मुझे मेरी दादी माँ से प्रेरणा मिली। उन्हें हम सब प्रेम से अच्छी माँ बुलाते थे। सोचिए वो कितनी अच्छी होगी कि उनका नाम अच्छी माँ रखना पड़ गया था हमें। मैं जब 5वीं कक्षा में थी तो मुझे याद है, हम लोग स्कूल्स में हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, उसको सजाने के लिए मुझे कुछ लिखना था, तो मैं अपनी दादी माँ के पास गई और मैंने उनको बोला कि इस पर क्या लिखूँ, आप बताइए मुझे। तो मेरी जीवन का पहला श्लोक जो मैंने सीखा था वो मुझे उन्होंने सिखाया था। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जो मैं बताऊंगी, जो उन्होंने मुझे सिखाया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये है कि हमारा धर्म सिर्फ हमारा कर्म है, और कर्म करते हुए हमें कभी किसी फल की अपेक्षा नहीं करनी है, वही सच्चा कर्म है। तो जब मेरी दादी माँ का स्वर्गवास हुआ, मेरे पिताजी के मन में आया कि क्यों ना उनके नाम से कुछ कार्य शुरू किया जाए। तो 20 वर्ष पहले, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, पानीपत में एक बस्ती थी जहाँ पे बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते थे। तो जब हम वहाँ गए तो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ काम करना चाहिए, इसीलिए हमने 20 वर्ष पहले वहाँ पे एक स्कूल स्थापित किया, एक संस्कार केंद्र स्थापित किया। हमें 2 साल लगे क्योंकि ये बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते थे। दे वर रैक पिकर्स, दे डिडंट नो हाउ टू स्टे क्लीन, साफ कैसे रहना है, नहाना कैसे है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो 2 साल हमने केवल उन्हें नहाना सिखाया, साफ रहना सिखाया, और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बिकॉज ये बच्चे डेली वेज अर्नर्स थे अपने परिवार के लिए। शायद दिन में 2-4 रुपये कमा के ले आते थे, बट दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर द फैमिली। तो फर्स्ट 2 years वॉज ऑल अबाउट काउंसलिंग दीज पेरेंट्स कि इन बच्चों को पढ़ाना है। इससे शुरू कर 20 वर्ष में यहाँ पे 5वीं कक्षा तक संस्कार केंद्र चलता है, पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, स्किल अप इंडिया का ये जो मिशन है, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे शाम में सिलाई केंद्र चलता है आसपास की महिलाओं के लिए। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, ब्यूटी एंड कल्चर, योगा, ऐसी स्किल क्लासेस कराई जाती हैं। आपको जान के सरप्राइज़ होगा कि ये जो बच्चे हैं, ये कभी कभी करवा चौथ के दिन या अगर आसपास बस्तियों में शादी हो तो ये मेहंदी लगाने जाते हैं उसमें, और एक रात में 10-12 लड़कियां मेहंदी लगाने जाती है और 1.5 लाख रुपए तक कमा के ले आती हैं। सोचिए, कहाँ कूड़ा उठा रहे थे, दिन के 2 रुपये कूड़ेदान में बैठ के कमा रहे थे, और कहाँ एक रात में 1.5 लाख कमा के ला रहे हैं। 20 इयर्स की जर्नी के अंदर यहाँ से आर्किटेक्ट निकल आए हैं, यहाँ से डेंटिस्ट निकल आए हैं, यहाँ के बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं बिकॉज वो आगे नेशन को सर्व करना चाहते हैं। अलॉन्ग द वे हमने रियलाइज़ किया कि एक केंद्र काफ़ी नहीं होगा, वी नीड मोर सच सेंटर्स।
तो हमने जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसी है और वहाँ की सिचुएशन कैसी है, वहाँ काम करना कितना डिफ़िकल्ट है। हमने वहाँ पे 2 सेंटर स्टार्ट किए। एक उधमपुर में 10 एकड़ के अंदर भारतीय विद्या मंदिर स्टार्ट किया हमने, और एक रामनगर में संत ईश्वर भारतीय विद्या निकेतन स्टार्ट किया हमने 2 एकड़ के अंदर। भारतीय विद्या मंदिर 10 एकड़ की भूमि में बना हुआ है। इट्स अ 4 फ्लोर लग्जूरियस स्कूल विच इज़ रन फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट स्कूल ऑल्सो हैज़ एन अटल इनोवेशन लैब। जो हमारे रीजनल्स होते हैं वॉलीबॉल एक्सेट्रा स्पोर्ट्स के, वो वहाँ पे होस्ट किए जाते हैं। ये बच्चे जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स में जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, या उन छोटे छोटे गाँव से आए हैं जहाँ पे कोई और सुविधा ही नहीं थी, ऐसे 20 विलेजेस के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। ऐसे ही रामनगर के स्कूल के अंदर भी 250 बच्चे हर साल पढ़ रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद एजुकेशन यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस दी गई हैं ताकि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले जो यहाँ दिल्ली में बैठ के आपको स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है, वो उन्हें वहाँ मिल रहा है। दे आर डूइंग इनोवेटिव क्लासेस लाइक स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग। यहाँ के हाई क्लास स्कूलों में भी वो क्लासेस नहीं मिल पा रही होंगी आपको जो वहाँ के बच्चे बैठ के सीख रहे हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए पुणे से, दिल्ली से स्पेशली टीचर्स जाते हैं। आवर फैमिली इज़ बिकमिंग सो ह्यूज कि ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। देन समवेयर डाउन द लाइन वी रियलाइज कि हम अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हियर जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है शायद। सो वी डिसाइडेड कि हम संत ईश्वर सम्मान स्टार्ट करेंगे। संत ईश्वर सम्मान will focus on those winners, on those people who are doing incredible work at the grassroots level, लेकिन जिनको कभी राष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मान ना मिला हो। तो हर वर्ष ऐसे हमने 17 लोगों को चुनना शुरू किया जो महिला बाल विकास, ग्रामीण, जनजाति या अनेक ऐसे क्षेत्र जैसे एनवायरनमेंट, रिसर्च, कल्चर, इन पे काम कर रहे हों, और इन्हें ढूंढ के हमने डिसाइड किया कि हम इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार देंगे। ऐसे पुरस्कार हमने 17 दिए और हर वर्ष सिर्फ पुरस्कार नहीं दिए, उसके साथ उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। एवरी ईयर इस मंथ से हमने 32 लाख की राशि उन्हें दी। ओवर द ईयर्स 6 ईयर्स के अंदर हमने ऐसे 100 विनर्स ढूंढ के निकाले। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि इन 100 में से हर ईयर के 17 विनर में से वन ऑफ देम हैज़ गॉन ऑन टू विन अ पद्म पुरस्कार। हाउ इनक्रेडिबल इज़ दैट। हमारी सरकार भी अब ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है जो एक्चुअली काम कर रहे हो। हम ऐसे प्रधानमंत्रियों को नहीं ढूंढ रहे हैं जो खुद को पद्म पुरस्कार दे के बैठ जाएं। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ग्रास रूट में चेंजेस लेके आ रहे हैं। सो वी हैव 7 पद्म श्री, 1 पद्म भूषण एंड वी हैव a 1 प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विनर among us. That's the work we are doing. We've distributed 2 crores among them. And when we completed 100 years, we received the blessing of Sir Sanchalak Ji and Swami Avdeshanand Ji in our function. We decided कि it's time कि इन stories को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। And with that aim हमने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम हमने सेवा परमो धर्म लिखा। इस पुस्तक के अंदर इन 100 विनर्स की हमने स्टोरीज इंक्लूड की ताकि आप तक, स्टूडेंट्स तक ये कहानियाँ पहुँचे। आप जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो आप यहाँ से ले, रादर टीवी पे हम किसी और को देख के गलत तरह की इंस्पिरेशन ले। इसके साथ साथ हमने दिल्ली के अंदर संत ईश्वर संवाद का भी काम शुरू किया जहाँ पे हमने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया अलग अलग समाज से। शायद आप उन्हें बैकवर्ड सोसाइटी कहते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके काम इतने अच्छे होते हैं। ऐसी बहुत सोसाइटीज़ को हमने इकट्ठा किया ताकि उनके बीच भी सेवा की चर्चाएं हों और डिफरेंट कामों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। आज के कार्यक्रम का थीम है 100 इयर्स भारत के। हम कह रहे हैं कि हमें डेवलप्ड नेशन का टारगेट रखना है। मुझे लगता है हमें इससे 2 कदम आगे बढ़ जाना चाहिए। हमने कोविड का समय देखा है और हमने ये देखा है कि कोविड के समय में डेवलप्ड नेशंस कितने क्रैश कर गए। यूरोपियन नेशंस थे जो आजू बाजू अपने नेबर्स को ऑक्सीजन तक शेयर नहीं करना चाहते थे। द सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कैसे अलग अलग देशों का साथ दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था, वो हमने देखा। हमने अमेरिका में देखा वी हैव अ प्रेसिडेंट जिसने खुद ही मास्क लगाने से मना कर दिया। द अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस,
हमें वो लोग कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन हमने वहाँ देखा कि कितनी चोरियाँ हो रही थी, कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतनी चोरियाँ हो रही थी कि उन्होंने एक लॉ निकाल दिया कि यहाँ तक चोरी कर लो, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। बट इन कॉन्ट्रास्ट हमने भारत में देखा, हमने ना सिर्फ अपने लोगों तक वैक्सीन पहुँचाई, हमने विश्व में भी वैक्सीन बांटी। इसके साथ साथ हमने अपने इकोनॉमिक स्तर का भी ध्यान रखा। तो जस्ट डेवलप्ड नेशन हमें बनना है, शायद ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। अब तो हमारा टारगेट सीधा विश्व गुरु बनने का होना चाहिए, जो ऑलरेडी जिसकी तरफ हम काम करना शुरू भी कर चुके हैं। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। मैं चाहूँगी कि एक छोटी सी वीडियो हम यहाँ पे संत ईश्वर सम्मान के बारे में चलाएंगे, जो आप सब देखें। थैंक यू। Thank you, ma'am, for gracing the occasion and the wonderful speech, because it is the unit that makes the wholesome. It is also important now that I invite Dr. Anjan Ray. Why I am looking for that eagerly, I've been waiting, I've been chasing him for days altogether, because आपने कभी सुना होगा, मीडिया में, अखबार में बहुत स्टोरी आई थी कि ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एविएशन फ्यूल के बारे में। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसलिए मुश्किल भी है क्योंकि उसके लिए अलग सा प्लांट होता है, कोई नॉर्मल रिफाइनरी काम नहीं करती है। आई वोंट टेक मोर टाइम एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अंजन रे. He has just retired from Indian Institute of Petroleum, Dehradun. Sir, thank you, one, for giving me the interview few weeks back and trusting me. उस वक्त था One Lab in CSIR का एक प्रोग्राम था. One Lab CSIR Ministry of Science and Technology से है. One Lab One Week कि सरकार ने देखे अब most sensitive labs are opening. इस सरकार की ये अहमियत है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकियां हैं, इस सरकार की ये अहमियत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टर ऑन द बीट। ये सरकार की ये अहमियत है कि हम लैब्स को, बड़े लैब्स को, जो रिसर्च बेस्ड लैब हैं, उसको हम समाज में कैसे लेके आएँ और समाज को कैसे जोड़ें, उनमें दिलचस्पी कैसे हो। सर, आई एम एवर सो ग्रेटफुल दैट यू हैव कम टुगेदर एंड ग्रेस द ओकेजन। प्लीज़ सर। विजन टीवी वर्ल्ड के कार्यकर्ता, खासकर श्री प्रणब प्रखर जी, मंचासीन हमारे सारे गणमान्य व्यक्तियों को, हस्तियों को, और हमारे सभागार में प्रस्तुत सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी मैं जब सभागार की ओर मेरी आंखें डाल रहा हूँ, 2047 में 50 साल से कम उम्र होने वाले, मतलब जो 1997 के बाद जन्मे हैं, उनकी संख्या अब काफ़ी मात्रा में इधर उपस्थित है। जो भी यहाँ 1997 के बाद जन्म लिए हैं, ज़रा हाथ ऊपर करें। Anybody born here after 1997? Let us get a show of hands. There is a young lady there. Yes, a few more. Excellent. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या यह मालूम है कि हवाई जहाज़ किस ईंधन से उड़ता है? आप जानते हैं हवाई जहाज़ ईंधन से उड़ता है? बिना फ्यूल का हवाई जहाज़ तो नहीं उड़ेगी ना? नहीं। अब आपको शायद ये नहीं मालूम है कि हम लोग भारत में सारे ईंधन, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सबको हमें आयात करने की आदत है, और इन सब ईंधनों का जो मूल है वो कार्बन एटम होता है। हम लोग सालाना 350 मिलियन टन कार्बन एटम आयात करते हैं, पर ये खास बात नहीं है। ये खास बात है कि हम लोग सालाना 500 मिलियन टन कार्बन एटम फेंक देते हैं। हम हमारे अपशिष्ट कार्बन एटम को प्रयोग में लाते तो भारत को एक बूंद ईंधन आयात करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम ये पूछ लें, जो बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि अपने घर में जो खाने का तेल से खाना पचता है, खाना बनने के बाद वो तेल कहाँ जाता है? कोई जानता है? डस्टबिन में जाता है या तो नाली में जाता है। और आपको अचरज होगा कि भारतीय एयरफोर्स, जिसके प्रतिनिधि विंग कमांडर यहीं बैठे हैं, भारतीय एयरफोर्स आज के दिन
अपशिष्ट तेल से बनाए ईंधन से हवाई जहाज उड़ा रही है। ये वास्तव है, ये काल्पनिक नहीं है, ये उड़ रहे हैं। और 2025 में मैंगलोर में 20,000 लीटर इसी खाद्य तेल से उत्पादन होगा। तो मैं आप सबको आह्वान दे रहा हूं कि अपशिष्ट खाद्य तेल नाली में न जाए। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, रेस्टोरेंट से पूछिए आपका अपशिष्ट खाद्य तेल कहाँ जा रहा है, और वो नियमानुसार, सरकार का नियम है कि अपशिष्ट तेल को रुको मिशन में बायोफ्यूल बनाने में दिया जाएगा। जो नहीं दिया जा रहा है उस रेस्टोरेंट का पूछिए क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वही तेल या तो दुरुपयोग हो रहा है, बार बार उसी से खाना पच रहा है, जिससे कैंसर, हृदरोग, यकृत की बीमारी हो सकती है, या तो किसी बाजार में बेचा जा रहा है, वहां पे वो मिलावटी काम में आ रहा है। बस अपशिष्ट खाद्य तेल का दुरुपयोग रोक दीजिए, उससे बड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज मैं वंदना जी से, क्योंकि वंदना जी से का काम मैं काफी साल से देख रहा हूं, इनकी फाउंडेशन का काम, इन्होंने जो रैग पिकरों को एक जीविका दी, वैसा ही काम हम लोग उत्तराखंड में, मेरी जो संस्थान में मैं था, अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ हूं, वहां पे 20 हम लोगों ने प्लास्टिक बैंक बनाए हैं। रैग पिकर्स को हमने प्लास्टिक बैंक मैनेजर बना दिए। स्कूल में है, कॉलेज में है, कम्युनिटी में है, तो लोग अपने प्लास्टिक कूड़ा में न फेंके, ये प्लास्टिक बैंक में जमा करते हैं। और 1000 किलो प्लास्टिक से 750 लीटर डीजल बन रहा है देहरादून में। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने इलाके में प्लास्टिक बैंक लगवाइए। कैसे करना हो मुझे बताइए, और मैं मदद दे दूंगा जो भी करना है प्लास्टिक बैंक लगवाने में है। और उसी प्लास्टिक से रास्ते बनेंगे, टाइल्स बनेंगे, डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा, उतना आयात कम हो जाएगा। मैंने 350 मिलियन टन की बात की, इस साल वो 350 से घटकर 330 मिलियन टन बन गया, क्योंकि 20 मिलियन टन एथेनॉल और बायोगैस हमारे देश में आ गई सरकार के प्रयास से, सरकार के पॉलिसीज से। ये 350 से 330 शून्य हो सकता है। उसके लिए आपसे बस इतना ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपशिष्ट न फेंके, अपशिष्ट का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। इतना ही कहते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है सबका समय कीमती है, मैं अपने बातों का यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी सारी उम्मीदें बनती हैं इन बातों को सुनकर, विश्वास बढ़ता है हम सबका, और ये संकल्प जो हम सबके मन में बीज रूप में है वो बहुत मजबूत होता है। माननीय श्याम जाजू जी ने शुरुआत में ही जिस बात को बड़े विस्तार से उन्होंने रखा, सरकार की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत जो भूमिका निभा रहा है, वो अपने आप में इस बात की पहचान है कि भारत बहुत तेजी से उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जो विकसित भारत का स्वरूप है। और आत्मनिर्भरता के नए नए आयाम, जिसमें डॉक्टर रे ने जो बात रखी आपके सामने, क्योंकि फ्यूल या ईंधन या ऊर्जा, उसके बिना विकास की गति स्थिर हो जाती है, थम जाती है। तो ऐसे विकास में आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ें, ऊर्जा के क्षेत्र में और ईंधन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों इस दिशा में, चाहे वो इथेनॉल का प्रोडक्शन, बढ़ता हुआ प्रोडक्शन हो, या बायोफ्यूल का तेजी से उत्पादन या उसका निर्माण, उसकी बनावट में उसको बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी मात्रा में उसकी बचत होती है जो देश के विकास में लग सकती है। तो इस तरह के तमाम प्रयास, और सामाजिक स्तर पर जैसे कि वृंदा मैम ने बताया कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली आज के डेलिब्रेशंस में जो सॉफ्ट हमारी पावर है, कल्चर है हमारा, हमारी सोशल जो हमारी परंपराएं हैं, उनको लेकर भी चर्चा है, क्योंकि उनको इग्नोर करके विकास की तरफ जाने का मतलब ये है कि हम वो जो एक पश्चिम का जो मॉडल है उसको अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निरंतर अकेला होता जाता है, परिवार से, समाज से और व्यवस्था से कटकर वो एकाकी जीवन जीने लगता है, और कहीं ना कहीं वो सारी पूरी विघटन का कारण बनता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हमने आज के इस आयोजन में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा का माध्यम बनाया है, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। यहाँ से जाने के लिए मैं आभार व्यक्त करूँ, उससे पहले मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ विनीत नाटा जी को एक बार फिर से मैं मंच पर आने के लिए निवेदन करूँगा, क्योंकि एक मेमेंटो हम आभार स्वरूप भेंट करना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स जो गेस्ट हैं स्टेज पर। और वो मेमेंटो भी अपने आप में इस बात का ही प्रतीक है कि हमारी सोच उस अखंड भारत के रूप में
विश्व में उसकी स्थापना भारत के करने का है, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष ने देखा, और उसी का एक प्रतिरूप हमने तैयार किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपने देखी है केवड़िया में प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित है, तो उसी का एक प्रतिरूप है जो मेमेंटो के रूप में। विनीत जी हमारे टाइटल स्पॉन्सर, उनके ये हम सब की तरफ से ये प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले श्याम जाजू जी को मैं आपसे निवेदन ये ज़रूर करूंगा कि अपनी करतल ध्वनि के साथ ज़रूर आप इस सम्मान में और आभार में शामिल हों। बहुत बहुत आभार श्याम जाजू जी का। व्यस्तताएं बहुत सारी हैं लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर हम सबके बीच में आए। डॉक्टर रे को भी मैं एक मेमेंटो भेंट करने के लिए विनीत जी से निवेदन करूंगा। आप जानती हैं डॉक्टर अंजन रे, जिन्होंने जो फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, उसके अलावा एक केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा और बहुत सारे क्षेत्रों में, मीडिया के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस सोच जो समाज और राष्ट्र के प्रति है उसके प्रति भी संवेदनशील है। तो मैं विनीत जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अंजन रे का भी आभार एक मेमेंटो भेंट करके उनका करेंगे। आइए प्लीज, आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। और राजकुमार भदौरिया जी और विनीत जी, मैडम खन्ना मैडम, जिन्होंने अपने संगठन या समाज सेवा जो एनजीओ है उसके माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो मैं भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे मैडम गोविंदा खन्ना मैडम को भी एक मेमेंटो आप सबकी तरफ से भेंट करें। और बहुत बहुत आभार। और मैं आभार व्यक्त करते हुए इस सत्र को, ये इंट्रोडक्टरी सत्र था, हमारा सेशन था, बहुत बहुत आभार के साथ इसको मैं यहीं संपन्न करने के लिए संपन्न करने जा रहा हूं। रुद्राक्ष मैन विवेक यादव, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, और जिन्होंने रुद्राक्ष के पौधे, उनका संकल्प है कि लोगों के बीच में रुद्राक्ष के पौधे बांटना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसकी अहमियत और उपयोगिता बहुत है। उनको इस मौके पर हम सम्मानित करवाना चाहते हैं, और माननीय श्याम जाजू जी के हाथों से ही ये सम्मान दिलवाने की हम निवेदन करेंगे। आइए विवेक यादव जी, रुद्राक्ष मैन के नाम से देश भर में लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस रुद्राक्ष पौधे की लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत आभार। तो धन्यवाद सभी का, आदरणीय श्याम जाजू जी का, आदरणीय डॉक्टर रे और वृंदा खन्ना मैम, और सभी अतिथियों का जो इस कार्यक्रम में, इस इंट्रोडक्टरी सेशन में यहाँ मंच पर उपस्थित हुए, और एक हमें उन्होंने एक दिशा दी है उन चर्चाओं को आगे बढ़ाने की, जिनको जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो ये दिशा हमें मिली है, और उस दिशा में, उस रोशनी में ही आगे की जो बातचीत है हम आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। मैं देवियों सज्जनों, ये जो आयोजन है पूरा, इस आयोजन में हमारे बीच यहाँ बहुत सारे युवा साथी भी उपस्थित हैं, और उनका भी हम खासतौर पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मैं इस पूरे आयोजन में जो हमारा इवेंट कंपनी के रूप में जिनका बहुत सहयोग मिला है, बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करना चाहते हैं। श्रीकांत सामल जी और मिस्टर अविनाश झा, जो कि डायरेक्टर हैं रॉयल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के, और बड़े प्रोफेशनली उन्होंने इस पूरे आयोजन को, आप जो देख रहे हैं, मंच से लेकर बैक स्टेज से लेकर आउटर साइड जो आपने देखा है, वो सारा कुछ इनका, चूँकि स्किल इस फील्ड में बहुत गहरा है, बहुत लंबा अनुभव है, लगभग 2 डिकेड्स का इनका अनुभव है। चाहे वो स्केल, स्ट्रेटजी, प्लानिंग हो, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी हो, इन सारे एस्पेक्ट्स को, जो कि इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर अलग अलग लेवल्स पर बहुत बेहतरीन ढंग से उन चीज़ों को अंजाम देते हैं, और ये आज के इस इवेंट में भी उनका बहुत बहुत योगदान है।